प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। और आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी? माशाअल्लाह। तो चलिए, आज मैं इल्म रियाजी की ई क्लास में आप सभी का दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? जी हाँ, आज हम 7वीं जमात की इल्म रियाजी से सबक नंबर 1 सही आदात की मश्क करने जा रहे हैं। बच्चों, इल्म रियाजी यानी हिंसों से खेलना और आदात से लुत्फ उठाने का नाम है। तो चलिए, इसी तरह के एक खेल से अब हम लुत्फ उठाते हैं। बच्चों, यहाँ पर क्या दिया गया है? यहाँ पर एक अल्फाज बनाने का मुअम्मा हल करने के लिए दिया गया है और यहाँ पर चंद बिखरे हुए हुरूफ दिए गए हैं जिनको जोड़कर हमें अल्फाज बनाने हैं और साथ ही साथ इन हुर्फों को जोड़ने के लिए इशारे भी दिए गए हैं। यहाँ पर इशारात देखिए बच्चों। पहला इशारा क्या है? गिनती के आदात को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? जरा गौर कीजिए। दूसरा इशारा यहाँ पर क्या दिया गया है बच्चों? सिफर और गिनती के आदात मिलकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जरा सोचिए। तीसरा इशारा क्या है बच्चों? यहाँ पर सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात के मजमूए को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? ये आप सोचिए। सोचा बच्चों आपने? आपको जवाबात याद आए? चलिए, आपके जवाबात की तस्दीक करते हैं। सबसे पहला इशारा क्या है? यहाँ पर गिनती के आदात को कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? देखिए, इशारा किस हुर्फ पर जा रहा है? हुर्फ तोए पर जा रहा है। तो चलिए, तोए से आगाज होने वाले अल्फाज को बनाकर देखते हैं। तो हुर्फों को जोड़िए। तोए से शुरू कीजिए। तोए, बे, ऐन, ई। तो क्या लफ्ज बना बच्चों? बिल्कुल सही कहा आपने, तबई लफ्ज बना। तो गिनती के आदात को तबई आदात कहते हैं। तो इसी तरह से दूसरा इशारा देखिए बच्चों। सिफर और गिनती के आदात मिलकर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? इशारा किस हर्फ पर जा रहा है? इशारा मीम की तरफ जा रहा है। तो मीम से आगाज कीजिए, हुर्फों को जोड़िए। मीम, काफ, मीम, लाम। कौन सा हुर्फ बना? बिल्कुल सही कहा आपने, मुकम्मल। तो सिफर और गिनती के आदात मिलकर मुकम्मल आदात कहलाते हैं। अब उसी तरीके से तीसरा इशारा देखिए बच्चों। सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात के मजमूए को क्या कहते हैं? अब देखिए, इशारा किस हर्फ पर जा रहा है? स्वाद की तरफ इशारा जाता है। तो हुर्फों को जोड़कर देखेंगे। स्वाद, है, ई, है। कौन सा लफ्ज बना बच्चों? बिल्कुल ठीक कहा आपने, सही लफ्ज बना। तो सिफर, मुस्बत आदात और मनफी आदात के मजमूए को सही आदात कहते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हम सही आदात के बारे में पढ़ते हैं। इस खेल में जितने बच्चों ने सही जवाब दिए, उन तमाम बच्चों के लिए मेरी तरफ से तालियां। तो चलिए, अभी सही आदात के बारे में मजीद मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों, जैसा कि पिछली क्लास में आप पढ़ चुके हैं, 1, 2, 3, 4 वगैरह वगैरह आदात को हम तबई आदात या फितरी आदात कहते हैं। उसी तरह से इन आदात में सिफर को जोड़ दिया जाए तो ये आदात मुकम्मल आदात कहलाते हैं। और मुकम्मल आदात में मनफी आदात जैसे -1, -2, -3, -4 वगैरह वगैरह को जोड़ दिया जाए तो एक नया मजमुआ तश्कील पाता है जिसे हम सही आदात कहते हैं। बच्चों, आप ये जानते हो कि तबई आदात को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर्स कहते हैं और उसे अंग्रेजी हर्फ यन से जाहिर किया जाता है। यन मसावी 1, 2, 3, 4, 5 वगैरह वगैरह तबई आदात हैं। उसी तरह से बच्चों,
मुकम्मल आदात को अंग्रेजी में होल नंबर्स कहते हैं और इसे अंग्रेजी हर्फ W से जाहिर किया जाता है। W मसावी 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये मुकम्मल आदात हैं। और उसी तरह से मुकम्मल आदात में मनफी आदात को जोड़ दिया जाए तो वो सही आदात बन जाते हैं। सही आदात को अंग्रेजी में इंटीजर्स कहा जाता है और जर्मनी में ज़हलन कहा जाता है और इसे अंग्रेजी हर्फ Z से जाहिर किया जाता है। Z मसावी -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 ये तमाम सही आदात हैं। तो चलिए बच्चों सही आदात के बारे में और मजीद मालूमात हासिल करते हैं। बच्चों सही आदात को अददी खत पर किस तरह जाहिर किया जाता है, चलिए अब देखते हैं। बच्चों यहां पर मैं आपको चंद सही आदात देता हूं। -2, -8, -7, -4, 0। इन सही आदात को खत अददी पर किस तरह जाहिर करेंगे, चलिए उसे एक सरगर्मी की मदद से करते हैं। बच्चों इस सरगर्मी को आप इस वीडियो में मुशाहिदा कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि सही आदात को अददी खत पर किस तरह से जाहिर किया जाता है। मैं आपको चंद सही आदात देता हूं। -2, -8, -7, -4 और 0। इन पांचों आदात को सही आदात कहते हैं, यह हमें मालूम है। इन आदात को अददी खत पर किस तरह जाहिर करेंगे। फर्ज कीजिए ये एक अददी खत है, इस पर गौर कीजिए। इसमें दरमियानी अदद 0 है और इसके दाएं जानिब -1, -2, -3, -4 वगैरह वगैरह आदात हैं जिनको हम मुस्बत सही आदात कहते हैं। और उसी तरह से बाएं जानिब -1, -2, -3, -4 वगैरह वगैरह आदात हैं जिनको हम मनफी सही आदात कहते हैं। इन आदात की पहचान के बाद इनको हम अददी खत पर जाहिर करेंगे। बच्चों सबसे पहले -2 एक मुस्बत सही अदद है, इसलिए ये दरमियानी नुक्ता 0 से दाएं जानिब आएगा यहां पर। फिर उसी तरीके से -8 एक मनफी सही अदद है, इसलिए ये दरमियानी नुक्ता 0 से बाएं जानिब आएगा यहां पर। उसी तरीके से -7 एक मुस्बत सही अदद है, इसलिए यह दरमियानी नुक्ते से दाएं जानिब आएगा यहां पर। और उसके बाद -4 एक मनफी सही अदद है, इसलिए यह बाएं जानिब आएगा यहां पर। और आखिर में 0 खुद दरमियानी नुक्ता है, इसलिए यह दरमियान में आएगा। बच्चों क्या ये आदात -8, -4, 0, -2, -7 बढ़ती हुई तरतीब में है? जी हां, ये बढ़ती हुई तरतीब में है। यहां पर हमें इस बात पर गौर करने की बात है कि अददी खत के बाएं जानिब के आदात की कीमत कम और दाएं आदात की कीमत ज्यादा होती है। और यहां पर -8 और -4 में -8 की कीमत कम और -4 की कीमत ज्यादा है। और उसी तरीके से 0 और -2 में 0 की कीमत कम और -2 की कीमत ज्यादा है। और -2 और -7 में -2 की कीमत कम और -7 की कीमत ज्यादा है। वीडियो देखा बच्चों आपने? वीडियो में आपने समझा होगा कि सही आदात के दाएं जानिब मुस्बत आदात आते हैं और बाएं जानिब मनफी आदात आते हैं, और दाएं जानिब आने वाले मुस्बत आदात की कीमत ज्यादा और बाएं जानिब आने वाले मनफी आदात की कीमत कम होती है। तो बच्चों चलिए
इन्हीं आदात को हम बढ़ती हुई तरतीब में किस तरह रख सकते हैं यहां पर देखेंगे। तो बच्चे बताओ कि इन आदाद में सबसे छोटा आदद कौन सा है? बिल्कुल सही, -8। तो सबसे पहले छोटे अदद से हम आगाज करेंगे। उसके बाद कौन सा अदद आएगा? बिल्कुल सही, -4। और उसके बाद 0, और उसके बाद -2, और आखिर में -7। इस तरह से हम इन आदात को बढ़ती हुई तरतीब में रख सकते हैं। तो चलिए बच्चों, और एक सवाल देखते हैं। बच्चों, ये आप खुद कीजिए, कर रहे हो ना? चलिए आपके जवाब की तस्दीक करते हैं। तो हम इन आदात को बढ़ती हुई तरतीब में किस तरह से रखेंगे? सबसे पहले कौन सा आदद आएगा? -9, वेरी गुड। उसके बाद -1, उसके बाद 0, उसके बाद -3, और आखिर में -5। तो इस तरह से हम सही आदात को उनकी बढ़ती हुई तरतीब में लिख सकते हैं। बच्चों, आपने पिछली जमात में सही आदात की जमा और तफरीक करना सीखा होगा। चलिए सही आदात की जमा और तफरीक अददी खत पर किस तरह की जाती है अब जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले दो मुस्बत सही आदात की जमा अददी खत पर किस तरह से जाहिर की जा सकती है वो यहां पर देखेंगे। यहां पर दो मुस्बत आदाद हैं, एक है -2, दूसरा भी -2 ही है। तो -2 में -2 को जमा करने पर क्या आएगा? बिल्कुल सही कहा आपने, -4 आएगा। तो चलिए इनको हम अददी खत पर किस तरह से जाहिर करेंगे ये जानेंगे। तो यहां पर बच्चों अददी खत है। इस अददी खत में दरमियानी नुक्ता 0 है, और 0 के दाएं जानिब आने वाले आदाद मुस्बत आदाद हैं और बाएं जानिब आने वाले आदाद मनफी आदाद हैं। तो ये हम पहले ही मालूम कर चुके हैं। तो सबसे पहले यहां पर पहला अदद कौन सा है? -2 पहला अदद है। -2 एक मुस्बत अदद है, तो इसलिए वो दरमियानी नुक्ता 0 के दाएं जानिब आएगा। यानी -2 हासिल करने के लिए हम दाएं जानिब 2 मुकाम बढ़ेंगे, यानी -1 -2। इस तरह से हमें -2 अददी खत पर हासिल होगा। और मजीद इसमें -2 जमा करने पर क्या आएगा? यानी हमें और -2 जमा करने के बाद हम दाएं जानिब ही बढ़ेंगे, क्योंकि -2 भी एक मुस्बत अदद है और हासिल जमा -4 भी एक मुस्बत अदद है। इसलिए -2 में और 2 मुकाम आगे बढ़ने पर क्या हासिल होता है? -3 -4। तो -2 में -2 जमा करने पर -4 हासिल हुआ। तो इस तरह से हम अददी खत पर दो मुस्बत सही आदात को जाहिर कर सकते हैं। तो बच्चों इससे हमें क्या मालूम होता है? बच्चों इससे हमें मालूम होता है कि अददी खत पर मुस्बत सही आदात को जमा करने के लिए हम दाएं जानिब बढ़ते हैं। इस बात को आप अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लें। तो चलिए बच्चों और एक मिसाल देखते हैं। दो मनफी सही आदात की जमा अददी खत पर किस तरह से की जाती है वो समझने की कोशिश करेंगे। यहां पर -1 और -3 दो मनफी सही आदात दिए गए हैं। इनकी जमा अददी खत पर किस तरह से की जाती है देखेंगे। सबसे पहले अददी खत उतारिए। यहां पर पहला अदद कौन सा है? -1। तो मनफी सही आदात को हासिल करने के लिए हम अददी खत के बाएं जानिब बढ़ना होगा। तो 0 के बाद एक मुकाम बाएं जानिब बढ़ने पर हमें -1 हासिल होगा। उसी तरह से -1 में और -3 जमा करने के लिए हम और 3 मुकाम बाएं जानिब बढ़ते हैं, तभी जाकर हमें -4 हासिल होता है। तो -1 में -3 जमा करने पर -4 हासिल होता है। तो बच्चों इस तरह से हम दो मनफी सही आदात की जमा अददी खत पर कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या मालूम होता है बच्चों? इससे हमें यह मालूम होता है कि अददी खत पर मनफी सही आदात को जमा करने के लिए हम बाएं जानिब बढ़ते हैं। ये बात अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब हम दो मुस्बत सही आदात की तफरीक और एक मिसाल देखेंगे। यहां पर
تفریق کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اور تفریق عددی خط پر کس طرح سے کی جاتی ہے سمجھیں گے۔ تو عددی خط پر ہمیں مثبت 3 میں سے مثبت 4 کو تفریق کرنا ہے۔ تو مثبت 3 میں سے مثبت 4 تفریق کرنے پر ہمیں کیا حاصل ہوگا بچوں؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، منفی 1 حاصل ہوگا۔ تو اس کو عددی خط پر کس طرح سے ظاہر کریں گے؟ سب سے پہلے مثبت 3 ظاہر کرنے کے لیے ہم 3 مقام درمیانی نقطے صفر سے دائیں جانب بڑھیں گے تو مثبت 3 حاصل ہوگا، اور پھر منفی 1 حاصل کرنے کے لیے ہم بائیں جانب بڑھنا ہوگا۔ تو 4 مقام بائیں جانب بڑھنے پر ہمیں منفی 1 حاصل ہوگا۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ عددی خط پر مثبت صحیح اعداد کی تفریق کے لیے ہم بائیں جانب بڑھتے ہیں۔ اور ایک مثال دیکھیں گے بچوں، 2 منفی صحیح اعداد کی تفریق۔ یہاں پر منفی 1 اور منفی 4 2 منفی صحیح اعداد ہیں، ان کی تفریق کس طرح کی جاتی ہے؟ منفی 1 میں سے منفی 4 تفریق کرنے پر کیا آئے گا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، مثبت 3 آئے گا۔ تو چلیے اس کو عددی خط پر کس طرح سے ظاہر کریں گے۔ دیکھیں یہاں پر عددی خط ہے، اس پر سب سے پہلا عدد منفی 1، منفی 1 منفی صحیح عدد ہے، اس لیے اس کو ہم بائیں جانب ظاہر کریں گے۔ تو صفر سے ہمیں ایک مقام بائیں جانب بڑھنے پر منفی 1 حاصل ہوگا۔ اب اسی طرح سے مثبت 3 حاصل کرنے کے لیے ہم واپس دائیں جانب 4 مقام بڑھیں گے تو ہمیں تب جا کر مثبت 3 حاصل ہوگا، اس طرح سے۔ تو منفی 1 میں سے منفی 4 تفریق کرنے پر ہمیں مثبت 3 حاصل ہوتا ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا پتا چلتا ہے بچوں؟ اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے عددی خط پر منفی صحیح اعداد کو تفریق کرنے کے لیے ہم دائیں جانب بڑھتے ہیں۔ بچوں اب آخر میں اور ایک خاص جو ہے ہم سوال کی طرف بڑھتے ہیں۔ ایک خاص جو مثال ہے یہاں پر، ایک مثبت اعداد اور ایک منفی اعداد کو جمع کرنے پر کیا ہوتا ہے؟ مثبت 3 میں منفی 3 کو جمع کرنے پر کیا ہوتا ہے یہ آپ کو معلوم ہے۔ کیا ہوتا ہے بچوں؟ بالکل صحیح، صفر ہوتا ہے۔ اس میں کیا خاص بات ہے؟ چلیے عددی خط پر اسے ظاہر کر کے دیکھتے ہیں۔ عددی خط پر درمیانی نقطہ صفر سے ہم 3 مقام دائیں جانب بڑھیں گے، پھر واپس 3 مقام بائیں جانب پیچھے ہٹیں گے، تب جا کر ہمیں کیا حاصل ہوگا؟ بالکل صحیح کہا آپ نے، صفر حاصل ہوگا۔ یعنی صحیح اعداد کا ایک برعکس صحیح عدد ہے، تو اس برعکس صحیح عدد کو ہم جمعی معکوس کہتے ہیں۔ جس طرح سے مثبت 3 کا جمعی معکوس منفی 3 ہے، اور اسی طریقے سے منفی 3 کا جمعی معکوس مثبت 3 ہے۔ تو چلیے بچوں اور چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے مثبت 9 کا جمعی معکوس کیا ہے؟ بالکل صحیح کہا بچوں آپ نے، منفی 9 ہے۔ پھر اسی طریقے سے منفی 23 کا جمعی معکوس کیا ہے؟ مثبت 23، ویری گڈ۔ پھر اسی طریقے سے مثبت 125 کا جمعی معکوس کیا ہے؟ ویری گڈ، منفی 125۔ اور آخر میں منفی 100 کا جمعی معکوس کیا ہے؟ مثبت 100، ویری گڈ بچوں۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے؟ لہٰذا اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ کسی بھی صحیح عدد مثبت 1 کا جمعی معکوس منفی 1 ہوگا۔ یہ بات اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بچوں ابھی تک ہم نے عددی خط پر جمع و تفریق کے مختلف اصول دیکھے، چلیے ان کا اعادہ کرتے ہیں۔ عددی خط پر 2 مثبت صحیح اعداد کو جمع کرنے کے لیے ہم دائیں جانب بڑھتے ہیں۔ عددی خط پر 2 منفی صحیح اعداد کو جمع کرنے کے لیے ہم بائیں جانب بڑھتے ہیں۔ عددی خط پر مثبت صحیح اعداد کو تفریق کرنے کے لیے ہم بائیں جانب بڑھتے ہیں، اور آخر میں عددی خط پر منفی صحیح اعداد کو تفریق کرنے کے لیے ہم دائیں جانب بڑھتے ہیں۔ ان تمام اصولوں کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے۔ بچوں ابھی تک ہم نے عددی خط کی مدد سے صحیح اعداد کی جمع اور تفریق دیکھی۔ اب ہم علامتی سکوں کی مدد سے کس طرح سے صحیح اعداد کی جمع و تفریق کی جاتی ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو ہم ایک
वीडियो सरगर्मी के ज़रिए से देखेंगे। इस वीडियो सरगर्मी का मुशाहिदा कीजिए और मालूम करने की कोशिश कीजिए कि किस तरह से सही आदात की जमा और तफरीक अलामती सिक्कों से की जाती है। सही आदात की जमा अददी ख़त के इस्तेमाल से किस तरह करते हैं, ये हम मालूम कर चुके हैं। अब हम इन सिक्कों की मदद से सही आदात की जमा करना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने दो तरह के सिक्के लिए हैं, एक जर्द रंग के और एक नीले रंग के। जर्द रंग के सिक्कों पर मुस्बत अलामत लिखी गई है और नीले रंग के सिक्कों पर मनफी अलामत लिखी गई है। हमें ये पहले ही पता है कि इन दो आदात यानी एक मुस्बत और एक मनफी को जमा करने पर सिफर होता है और इसी तरह से एक मुस्बत आदत को एक मनफी आदत में जमा करने पर सिफर होता है। एक मनफी आदत को मुस्बत आदत में जमा करने पर सिफर होता है। इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए। अब हम यहाँ पर इन सिक्कों की मदद से चंद एक सवालात हल करते हैं। यहाँ पर पहला सवाल है, मुस्बत आदत 2 को मुस्बत 2 में जमा करना है। इसलिए मुस्बत 2 के लिए हम दो जर्द रंग के सिक्के यानी दो मुस्बत आदाद रखेंगे। फिर उसके बाद मुस्बत 2 में मुस्बत 2 जमा करने के लिए फिर मजीद दो जर्द रंग के सिक्के रखेंगे इस तरह से। तो अब जुमला कितने सिक्के हो गए बच्चों? 1 2 3 4 यानी मुस्बत 2 जमा मुस्बत 2, जवाब आया मुस्बत 4। फिर दूसरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। दूसरा सवाल है, मनफी 1 में मनफी 3 जमा करना है। मनफी 1 यानी एक मनफी नीला सिक्का, फिर इसमें मनफी 3 यानी फिर मजीद मनफी 3 नीले सिक्के रखेंगे। तो इस तरह से जुमला कितने सिक्के हो गए बच्चों? 1 2 3 4 यानी मनफी 4। तो मनफी 1 में मनफी 3 जमा करने पर जवाब आया मनफी 4। अब नेक्स्ट तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा सवाल है, मुस्बत 2 में मनफी 3 जमा करना है। मुस्बत 2 यानी हम कितने सिक्के रखेंगे? मुस्बत के 2 सिक्के रखेंगे, 1 2, और उसके नीचे मनफी के कितने सिक्के रखेंगे बच्चों? मनफी के 3 सिक्के रखेंगे, 1 2 3। तो इस तरह से मुस्बत के 2 सिक्के आ गए और मनफी के 3 सिक्के आए। मुस्बत 2 जमा मनफी 3। अब हम जानते हैं एक मुस्बत में एक मनफी अदद जमा करने पर सिफर होता है, इसलिए ये निकल जाएगा। फिर दूसरा, एक मुस्बत में एक मनफी जमा करने पर सिफर आता है, इस तरह से ये निकल जाएगा। अब बच गया बच्चों सिर्फ मनफी 1, तो इसका जवाब है मनफी 1। वीडियो सरगर्मी देखा बच्चों आपने? तो वीडियो सरगर्मी में आपने जाना कि सिर्फ अददी ख़त की मदद से ही नहीं बल्कि अलामती सिक्कों की मदद से भी सही आदात की जमा और सही आदात की तफरीक की जा सकती है। बच्चों यहाँ पर ये भोलू को एक डाउट आ रहा है। क्या है वो डाउट? देखिए, क्या तफरीक जमा के बरक्स है? बताइए बच्चों। जी हाँ, अमल तफरीक जमा के बरक्स अमल है। लिहाजा हम क्या करेंगे? लिहाजा हम तफरीक होने वाले सही अदद के जमाई माकूस को दूसरे सही अदद में जमा करेंगे। चलिए इसको समझने के लिए हम चंद एक मिसालें देखते हैं। बच्चों पहली मिसाल देखिए, 15 तफरीक 7। तो 15 में से 7 तफरीक करने के लिए हमें क्या करना होगा? 15 में से 7 तफरीक करने के लिए हम 15 में 7 तफरीक नहीं करेंगे बल्कि 7 का जमाई माकूस जमा करेंगे। 7 का जमाई माकूस मनफी 7 है। तो यहां पर हम 15 में 7 का जमाई माकूस जमा करेंगे यानी 15 जमा मनफी 7। तो क्या हासिल होगा? बिल्कुल सही कहा आपने, 8। और एक मिसाल देखिए बच्चों, मनफी 100 में से मनफी 172 तफरीक करना है। तो हम क्या करेंगे? मनफी 100 में मनफी 172 तफरीक नहीं बल्कि जमा करेंगे। किस तरह से करेंगे? मनफी 100 में मनफी 172 का जमाई माकूस जमा करेंगे। तो मनफी 172 का जमाई माकूस क्या है? मुस्बत 172।
तो -100 जमा 172 कितना होगा? 72। वेरी गुड। तो बच्चों इन दो मिसालों की हमें मियारी शक्ल इस तरह से हासिल होती है। यानी देखिए आप पहली मिसाल में अगर a और b दो सही आदाद हों तो a में से b तफरीक करने के लिए हमें a में b का जमाई माकूस यानी -b जमा करना होगा। उसी तरह से दूसरी मिसाल देखिए, a और -b दो सही आदाद हों तो a में से -b तफरीक करने के लिए a में -b का जमाई माकूस यानी मुस्बत b जमा करना होगा। इन दो मियारी शक्लों को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम खाली जगह को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। बच्चों आप खुद कीजिए कि इन खाली जगहों में कौन सी अलामत आएगी, बड़ा है कि आएगी, क्या छोटा है कि आएगी, क्या मसावी अलामत आएगी। पहला सवाल क्या है बच्चों? -8 जमा -4 और -8 तफरीक -4 इन दोनों के दरमियान कौन सी अलामत आएगी? चलिए करके देखते हैं। -8 जमा -4 यानी -8 में -4 जमा करना है तो क्या आएगा जवाब? -12 आएगा। वेरी गुड। उसी तरीके से -8 तफरीक -4 यानी हम यहाँ -8 में -4 का जमाई माकूस जमा करेंगे तो क्या आएगा? -8 जमा -4 क्या आएगा जवाब? बिल्कुल सही, -4 आएगा। तो -12 और -4 में कौन बड़ा है? -4 बड़ा है और -12 छोटा है। वेरी गुड बच्चों। तो इसमें अलामत कौन सी आएगी? -12 छोटा है -4 से। उसी तरीके से दूसरा सवाल देखिए बच्चों, -3 जमा 7 तफरीक 19 और दूसरी जानिब 15 -8 जमा -9 तो इनको हल कीजिए। बाएं जानिब हल कीजिए, क्या आया जवाब? -15 आया। उसी तरह तरीके से दाएं जानिब हल कीजिए, क्या आया जवाब? -2। इन दोनों में कौन छोटा है? वेरी गुड, 15 छोटा है। तो इसमें अलामत कौन सी आएगी बच्चों? छोटा है की अलामत आएगी। तो -15 छोटा है -2 से। तो बखिया और दो सवालात हैं बच्चों, वो आप खुद हल कीजिए और अपने स्कूल के टीचर को दिखाइए। बच्चों अब हम चंद इबारती सवालात करते हैं। चलिए चंद एक इबारती सवालात देखते हैं। सबसे पहला सवाल यहाँ है, क्या है बच्चों? पढ़िए। गुजरे हुए परसों के दिन की तारीख 17 जनवरी हो तो आने वाले कल से 3 दिन बाद की तारीख अददी खत की मदद से मालूम कीजिए। तो चलिए बच्चों करके देखते हैं। सबसे पहले हम अददी खत पर 14 से लेकर 26 तक तारीखें लिख लेते हैं इस तरह से। तो गुजरा हुआ परसों के दिन की तारीख क्या दी गई है? यहां पर दिया गया है कि 17 तारीख जो है गुजरा हुआ परसों है। तो गुजरा हुआ कल की तारीख क्या होगी बच्चों? जी हां बिल्कुल, 18 तारीख गुजरे हुए कल की होगी। और उसी तरीके से आज की तारीख क्या होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, 19 तारीख आज की तारीख होगी। फिर आने वाले कल की तारीख क्या होगी? ठीक कहा आपने, 20 तारीख आने वाले कल की होगी। तो यहां पर सवाल क्या पूछा जा रहा है? आने वाले कल से 3 दिन बाद की तारीख। तो आने वाले कल से 3 दिन के बाद की तारीख यानी 20 के बाद हमें दाएं जानिब 3 मुकाम आगे बढ़ना होगा। तो 20 के बाद 3 मुकाम यानी 21, 22 और 23। तो हमारा जवाब क्या आएगा? आने वाले कल से 3 दिन के बाद की तारीख 23 जनवरी है। तो इस तरह से हम इन इबारती सवाल को हल कर सकते हैं। तो बच्चों अब तक हमने क्या पढ़ा? अब तक हमने पढ़ा सही अदद की जमा और तफरीक करना सीखा, अददी खत के इस्तेमाल से सही अदद की जमा और तफरीक करना सीखा, सही अदद की जमा और तफरीक पर मबनी इबारती सवालात हल करना सीखा। चलिए बच्चों अब वक्त है होमवर्क का। होमवर्क करेंगे ना बच्चों? तो मशी किताब के सफ़े नंबर 5 के सवाल नंबर 4 को हल कीजिए। ये सवाल आप हल करके अपने स्कूल टीचर को दिखाइए। दिखाएंगे ना? मेरा नाम मोहम्मद नजीबुर रहमान खान है, टीजीटी टीचर, गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल, बौगी, ताल्लुका व जिला बीदर। शुक्रिया।